तो देखो फाइनली जिस दिन का सभी को इंतजार था या फिर नहीं था जो भी हो, तो वो दिन आ गया। $1 बराबर 80 रुपये टच कर चुका है और ये अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर है। इससे पहले रुपया इतना नीचे कभी नहीं गिरा था। 2014 से पहले जैसे बीजेपी कांग्रेस को ज्ञान देती थी, तो आज वही ज्ञान कांग्रेस बीजेपी को वापस दे रही है। खैर हम इन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, बात करते हैं आज के वीडियो की कि रुपया इतना तेज़ी से नीचे क्यों गिर रहा है। इससे पहले $1 बराबर रुपया 70 से 74 के बीच में रहता था। बुरा तो तब भी लगता था पर हम सह लेते थे, लेकिन अभी रुपया क्यों गिर रहा है। और साथ में ये सवाल है कि भाई इसको गिरा कौन रहा है, कौन डिसाइड करता है कि $1 बराबर इतना रुपया होगा। और अगर रुपया इतना गिरता है तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, मेन तो वही है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो 1947 में $1 बराबर करीब 3.5 रुपया होता था। 1975 में ये बढ़कर $1 बराबर 8.5 रुपया हो गया। 1995 में ये 32 रुपया हो गया। 2008 में ये 48 रुपया हो गया और 2014 में 60 रुपया हो गया। और उसके बाद का अभी, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो इन 75 सालों में रुपया लगातार गिरा ही है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई को समझना होगा। तो देखो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फंडा ये है कि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसका वैल्यू भी कम होगा और जो चीज़ कम क्वांटिटी में होगी उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। एज सिंपल एज डैट। जैसे ऐसे समझो ना कि किसी दिन अगर मार्केट में ज़्यादा प्याज आ जाता है तो वो कैसे कम दाम में बिकता है, और अगर किसी दिन प्याज कम मात्रा में आ जाए तो वो कैसे ज़्यादा दाम में बिकता है, राइट। और यही सेम फार्मूला करेंसी पर भी अप्लाई होता है। भारत को एक मार्केट समझ लो। जिस दिन भारत में ज़्यादा डॉलर आ गया उस दिन रुपया मजबूत हो गया। जैसे किसी दिन डॉलर को बेचने वाले बहुत है और ख़रीदने वाले कम, तो पहले जो $1 मान लो 60 रुपये में बिक रहा था तो वो 50 रुपये में बिकेगा। यहाँ रुपया मजबूत हुआ है। लेकिन अगर किसी दिन डॉलर बेचने वाले कम है तो डॉलर को खरीदने के लिए अब हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रुपया कमज़ोर हुआ है और यही पिछले 75 सालों में हुआ है। हमें हमेशा डॉलर की कमी ही पड़ी है। इंटरनेशनल ट्रेड जो कि डॉलर में ही होता है, तो हमें जो भी चीज़ें बाहर से खरीदना पड़ता है तो उसके लिए हमें डॉलर लगता है। अब 1947 में हमने कहा कि भैया हमको $1 दे दो, हम तुमको 3.5 रुपया देंगे। तो उसने हमें दे दिया मार्केट फोर्स ने, लेकिन हमने तो डॉलर फिर से कमाया नहीं। तो फिर से हमें तेल की ज़रूरत पड़ी, तो फिर से हमने कहा भैया हमको तेल खरीदना है, हमको $1 दे दो, अब हम तुमको 7.5 रुपया देंगे। तो उसने कहा ले लो। कुछ समय बाद फिर से वही सिचुएशन, जितना डॉलर हमें कमाना था उतना हमने कमाया नहीं, तो फिर से हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। तो हमने कहा भैया अब हम तुमको $1 बराबर इससे भी ज़्यादा रुपया देंगे, तो वो फिर से हमें दे देगा। और इस तरह करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इतना वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छा इंडिया को डॉलर कमाने की ज़रूरत है, मतलब कि इंडिया में डॉलर बहुत सारा आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहला टूरिस्ट, जितने भी विदेशी टूरिस्ट भारत में घूमने आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेके आते हैं। तो डॉलर तो इंडिया में चलेगा नहीं, तो वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पहला रीज़न है जब डॉलर इंडिया में आता है। दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट्स। जब भी हम किसी दूसरे विदेशों को हम अपना सामान बेचते हैं तो हमें डॉलर में कमाई होती है। तो दूसरा रीज़न है जो हमारे यहाँ डॉलर आता है, तो वो है एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट जितना बढ़ावा हमारा मिलेगा उतना हमारे पास डॉलर आएगा और उतना हमारा रुपया मजबूत होगा। तीसरा है शेयर मार्केट। अगर किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है कि ये इकोनॉमी बहुत ही ग्रो करेगा, तो वहाँ पर सभी विदेश वाले जितने भी लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करने आते हैं, तो वो अपने साथ डॉलर लेके आते हैं। तो इस तरह मैंने 2-3 तरीके बताए जिससे डॉलर कमाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब फाइनली अभी ये रुपया क्यों गिर रहा है, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रसिया यूक्रेन वॉर, और इससे पहले भी कोरोना वायरस। तो देखो जितने भी टूरिस्ट आते थे विदेश से घूमने भारत, तो वो अब कम हो गया है और रसिया यूक्रेन वॉर ने इसको ऐड फ्यूल टू द फायर वाला काम किया है। तो जितने टूरिस्ट इंडिया में आते थे वो अब बंद हो गए हैं, तो डॉलर आना भी बंद हो गया है। दूसरा रीज़न है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहां पर विदेशों से जो इन्वेस्टर होते हैं वो किसी देश में इन्वेस्ट करने के तरीके से, इन्वेस्ट करने के मोटिव से आते हैं कि यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर हारमनी है। तो यहाँ मतलब फ्यूचरिस्टिक है कि हाँ ये इकोनॉमी ग्रो करेगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर उनको किसी दूसरे देश में ये इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक लगा तो वो उस देश में भाग जाएंगे। और यही अभी हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका अपनी इकोनॉमी में ऐसा कुछ कर रहा है कि सभी इन्वेस्टर जितने भी देश हैं उनको उससे अपना पैसा निकाल कर अमेरिका भाग रहे हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है तो उसके लिए आप ये स्लाइड पढ़ लो। और देखो और भी बहुत सारे रीजन है। कोई भी एक इंसिडेंट से इतना बड़ा चीज़ अफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो कलेक्टिवली मिलकर किसी चीज़ को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा है एक्सपोर्ट्स। तो इस बार 2021-22 में हमने $400 बिलियन का रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स किया है। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही है, मतलब कि हम अभी भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं।
तो जितना हम डॉलर कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा डॉलर हमारा चला जाता है। अब अगला सवाल कि ये कौन डिसाइड करता है कि $1 बराबर इतना रुपया होगा। तो देखो 1947 में हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि $1 बराबर कितना होगा। लेकिन 1947 से 1991 के बीच में जो हमारी इकोनॉमी चली है तो उस पर हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को हटाकर हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि अब मार्केट डिसाइड करेगी कि $1 बराबर कितना रुपया होगा। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अपने एक्सपोर्ट्स को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए देखो गवर्नमेंट जब चाहे तब वो चाहेगी तब वो $1 बराबर ₹1 कर सकती है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो भाई $1 बराबर $70 कर सकती है, लेकिन ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो मान लो कि कल से गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि $1 बराबर ₹1 हो जाएगा, लेकिन चाइना ने तो नहीं किया। तो मान लो कि $1 का सामान यहाँ पर मिल रहा है और वही सामान चाइना में एक युआन के बदले में उसको 7 सामान मिल जा रहा है। तो जो विदेशी इन्वेस्टर है या फिर विदेशी बायर है तो वो अपना $1 ₹1 में लगाएंगे कि $1 वो अपना युआन में लगाएंगे, जहाँ पर उनको उतना ही पैसा में ज़्यादा सामान मिलेगा। तो ये एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इकोनॉमी अपना काम करती है। करेंसी एक्सचेंज रेट इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है ना कि अगर आप किसी एक पार्टी को फेवर करती हो तो दूसरा पार्टी को नुकसान होता है, और अगर आप दूसरे पार्टी को फेवर करते हो तो पहला पार्टी को नुकसान होता है। यहाँ पर हमें स्टेबल बना के रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि $1 बराबर ₹1 हो जाए। भाई अगर ऐसा सच में अगर करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना होगा। जैसे कि चाइना, वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, इम्पोर्ट उनका बहुत लो है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी करेंसी को डॉलर से नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दुनिया को लगना चाहिए कि चाइना का सामान सस्ता मिलता है। अब एक और सवाल कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। तो देखो डायरेक्टली इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ता है। जैसे कि हम बाहर से इंपोर्ट करके तेल मंगवाते हैं तो वहाँ हम डॉलर देते हैं, तो भाई उसका वसूल किससे होगा? वो कंज्यूमर से होगा। जैसे कि हम अपने जो सर्विसमैन है जो डॉलर में कमाते हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदे की चीज़ होती है कि कल को हम $1 कमा रहे थे तो हमें ₹78 मिल रहा था, अभी $1 का हमें ₹80 मिलेगा। तो जो भी US डॉलर में कमाते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है, मतलब कि कुछ सर्विस हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन भाई जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये नुकसान है। ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि ये आसानी से 4-5 मिनट वीडियो में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा सिलेबस ही चाहिए, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये बातें कितनी समझ में आई। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।